हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 अपनी कंप्लीट हो गई है। आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में बताया गया है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, अर्थात व्यक्तित्व से संबंधित बातें हम पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती हैं। सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कभी भी कोई दो व्यक्ति हैं वो पूर्णतया एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है, जिनके आधार पर वह एक दूसरे से भिन्न होता है। उन गुणों के समुच्चय को ही क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक गत्यात्मक अवस्था समष्टि होती है, जिस पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से इसमें बदलाव भी आ सकता है। व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार, क्रियाएं, गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है, परंतु मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप गुणों की समष्टि से है, अर्थात व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण तथा आंतरिक तत्व दोनों को माना जाता है। सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, दिखने में भी और गुणों में भी। कोई भी दो व्यक्ति हैं वो सेम एक जैसे नहीं होते हैं। तो इन गुणों का समुच्चय, जिसके आधार पर सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग रूप में पहचाना जाता है, उन गुणों के समुच्चय को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में व्यक्तित्व बाहरी गुणों में देखा जाता है कि बाहरी गुणों के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। जबकि मनोविज्ञान में आंतरिक गुणों तथा बाहरी गुणों दोनों को देखा जाता है, अर्थात आवरण के गुण और आंतरिक तत्व। आवरण के गुण यानी कि जो बाहर से दिखते हैं, उसका बोलना कैसा है, उसके बालों की हेयर स्टाइल कैसी है, उसकी कद काठी कैसी है। तो बाहरी आवरण के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को माना जाता है। व्यक्तित्व का अर्थ, विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के अर्थ को हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ, अर्थात दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा किस प्रकार की है। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का प्रतीक है। इस पूर्णता का आदर्श ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत या के अनुसार इस प्रकार से परिभाषा है कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। ये पूर्णता का प्रतीक है। इस पूर्णता के आदर्श को ही व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है, या इस पूर्णता का आदर्श ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। पर्सनैलिटी इज द आइडियल ऑफ परसेप्शन ऑफ इट सेल्फ रियलाइजेशन। फिर दूसरा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ, इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा है कि व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। इसके लिए व्यक्तित्व का एक सामाजिक प्रभाव है। फारिस के अनुसार व्यक्तित्व
संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है। फारिस के अनुसार व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है। पर्सनैलिटी इज द सब्जेक्टिव साइड ऑफ कल्चर। थर्ड है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ वंशानुक्रम व वातावरण का ही एक रूप होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ है वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही एक रूप होता है व्यक्तित्व। मार्टन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, जन्मजात यानी कि जन्म से जो आदतें उसमें आती हैं वो, और अर्जित स्वभाव की बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर जो गुण उसमें अर्जित होते हैं। अर्जित स्वभाव मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं का समुदाय है। मार्टन के अनुसार क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है कि वंशानुक्रम और वातावरण का रूप ही व्यक्तित्व होता है, कि जैसा वंशानुक्रम और वातावरण होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। मार्टन ने इसके अनुसार परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्ति, भावनाओं तथा इच्छाओं का समुदाय है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति के व्यवहार का पूरा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है, अर्थात व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का है उसका पूरा सार निकलकर ही उसका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व। अभी हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और अब है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। इस दृष्टिकोण के जन्मदाता फ्रायड हैं। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन है? फ्रायड हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, इदम, अहम और पर अहम। इदम, अहम, पर अहम। इद, ईगो, सुपर ईगो। इदम चेतन मन में स्थित प्राकृत शक्तियाँ जो अबोध या अज्ञान की अवस्था में मृत होती हैं, इससे शीघ्र ही संतुष्टि मिलती है। दूसरा है अहम। वह चेतन तथा अचेतन शक्ति है जिसमें तर्क और बुद्धि का समावेश होता है। इसका संबंध इदम और अहम दोनों से होता है। तीसरा है पर अहम। व्यक्ति का आदर्श होता है, वह नैतिकता के आधार पर अहम की आलोचना करता है तथा उसे सही मार्ग दिखाता है। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, इदम, अहम, पर अहम। इदम के अंतर्गत चेतन मन में स्थित प्राकृत शक्तियाँ जो अबोध या अज्ञान की अवस्था में मृत होती हैं, इसे शीघ्र ही संतुष्टि मिलनी चाहिए। दूसरा है अहम। वह चेतन तथा चेतन शक्ति है जिसमें तर्क और बुद्धि का समावेश होता है। इसका संबंध इदम और अहम दोनों से होता है। तीसरा है पर अहम। व्यक्ति का आदर्श होता है, वह नैतिकता के आधार पर अहम की आलोचना करता है और उसे सही मार्ग दिखाता है। युंग के अनुसार व्यक्तित्व 2 भागों में, फ्रायड ने 3 भागों में बताया है व्यक्तित्व को, और युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बताया है, व्यक्तिगत अज्ञात मन और सामूहिक अज्ञात मन। व्यक्तिगत अज्ञात मन में दबी हुई इच्छाएं संचित रहती हैं, साथ ही जीवन के वे अनुभव
जिन्हें समय धीरे धीरे भुला देता है, उन्हें स्मृति चिन्ह भी मन के इस भाग में बने रह जाते हैं उनके। तो युंग ने व्यक्तित्व को दो भागों में बताया है, जिसमें से पहला है व्यक्तिगत अज्ञात मन, जिसमें दबी हुई इच्छाएं संचित रहती हैं और कई बार ऐसे अनुभव जो समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन उनके कुछ स्मृति चिन्ह हैं वो हमारे मन में दबे हुए रह जाते हैं। वो है व्यक्ति का अज्ञात मन। दूसरा है सामूहिक अज्ञात मन में जातीय गुण समाविष्ट होते हैं, अतः ये भाग जातीयता के गुणों तथा पूर्वजों से प्राप्त गुण व विशेषताओं का कोश होता है। क्योंकि सामूहिक अज्ञात मन है में जातीय गुण समाविष्ट होते हैं, अतः जातीयता के गुण, पूर्वजों के गुण तथा विशेषताओं का कोश होता है सामूहिक अज्ञात मन। फिफ्थ है सामान्य दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। हमने 4 पढ़ लिए हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से। 5वां है सामान्य दृष्टि से व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के प्रभाव के उन गुणों से लिया जाता है जो दूसरों के हृदय पर विजय पाने में सहायक होते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के प्रभाव के उन गुणों से लिया जाता है, यानी कि व्यक्ति के वो गुण जो दूसरों के हृदय पर विजय पाने में सहायक होते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि व्यक्तित्व वह उद्दीपक मूल्य है जो एक व्यक्ति दूसरे के लिए रखता है। क्योंकि व्यक्तित्व को क्या बताया गया है कि व्यक्तित्व के अंतर्गत वे गुण आते हैं जो दूसरों के हृदय पर विजय पाने में सहायक होते हैं, अर्थात व्यक्तित्व वह उद्दीपक है जो एक व्यक्ति दूसरे के लिए रखता है। तो ये था विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्तित्व। अब है व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ हम पढ़ेंगे। पहला है मन के अनुसार। मन मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। मन ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का संगठन होता है, कि उसमें ये सारी बातें समाहित होती हैं, तब उसका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। मन के अनुसार व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है कि उसका गठन, व्यक्ति का, उसके व्यवहार करने का तरीका, उसकी रुचियाँ, दृष्टिकोण, क्षमता, तरीकों, सबका विशिष्ट प्रकार का संगठन होता है। दूसरा है वारेन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। तो व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। वारेन ने व्यक्तित्व को व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन बताया है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। फिर है डैशिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं का संस्थान है। जैसा कि उसके परिवेश में जो सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा आंका जाता है, यह व्यक्ति के व्यवहारों का समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। डैशिल के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिक्रियाओं एवं प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं का संस्थान है।
जैसा कि उसके परिवेश में जो सामाजिक प्राणी है उसके द्वारा आंका जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहारों का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है। फिफ्थ है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मन के शब्दों में व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये हमने पहले बता दिया 1 नंबर में मन के अकॉर्डिंग कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति का गठन, उसके व्यवहार के तरीके, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता और तरीकों का संगठन होता है। फिर 6th है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। सेवंथ है मार्टन प्रिंस के शब्दों में व्यक्तित्व समस्त शारीरिक व अर्जित वृत्तियों का योग है। मार्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व समस्त शारीरिक व अर्जित वृत्तियों का योग है। तो हमने ये इतनी सारी परिभाषाएं देखी हैं, उनमें सब में एक ही बात है कि शारीरिक यानी कि जो बाहर से दिखते हैं गुण और जो उसके आंतरिक गुण होते हैं दोनों का समावेश होता है, तभी व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं व्यक्तित्व उपयुक्त परिभाषाओं ये अभी जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं उनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व की एक स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है, उसे क्रियाशील बनाती है, व्यवस्थित व्यवहार की ओर इंगित करती है तथा व्यक्तित्व के वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व को भी बताया गया है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व एक अति जटिल धारणा है। इसके अंतर्गत मनुष्य के सब प्रकार के आंतरिक व्यवहारिक गुणों का समावेश होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी रूप से देखकर कि इसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, इसके कपड़े पहनने का ढंग बहुत अच्छा है, इसके बोलने का ढंग बहुत अच्छा है के आधार पर गुणों का निर्धारण, व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी विचार, उन सब का भी उसमें समावेश होता है। तो व्यक्तित्व एक अति जटिल धारणा है। इसके अंतर्गत मनुष्य के सब प्रकार के आंतरिक व बाहरी गुणों का समावेश होता है। व्यक्ति के व्यवहार से जो कुछ भी होता है वह सब उसके व्यक्तित्व का ही प्रतीक होता है कि वह जो कुछ भी करता है वह सब उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व, वह व्यवहार उसके व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण किया जाए तो हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि व्यक्तित्व को परिभाषित करना कभी भी संभव नहीं है। व्यक्तित्व गतिशील होता है। व्यक्तित्व वह नहीं है जो केवल बाहर से दिखाई दे। व्यक्तित्व मनुष्य के बाह्य रूप और उसके अंतर्निहित गुणों का सम्मिलित रूप होता है। अतः व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है उसके आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार के गुणों के समावेश के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तित्व की कोई एक सीधी परिभाषा नहीं होती है कि केवल ये गुण हैं और इनके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। उसके आंतरिक व बाहरी दोनों गुणों का समावेश उसमें होता है। अब है व्यक्तित्व के पहलू। तो क्रियात्मक पहलू, सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू, क्रियात्मक पहलू। व्यक्तित्व की इस पहलू
का संबंध मानव की क्रियाओं से है। ये क्रियाएं व्यक्ति की भावुकता, शांति, नौदप्रियता, मानसिक श्रेष्ठता आदि को व्यक्त करती हैं। तो व्यक्तित्व के क्रियात्मक पहलू के अंतर्गत आता है कि व्यक्तित्व के अंतर्गत मानव की क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं व्यक्ति की भावुकता, शांति, नौदप्रियता, मानसिक श्रेष्ठता आदि को व्यक्त करती हैं। दूसरा है व्यक्तित्व का सामाजिक पहलू। व्यक्तित्व का सामाजिक पहलू, व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव द्वारा दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव से है। मानव का दूसरों पर डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव से है। इस पहलू में उन सभी बातों का समावेश होता है जिनके कारण मानव दूसरों पर विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। तीसरा है कारण संबंधी पहलू। व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव के सामाजिक व असामाजिक कार्यों के कारणों, उन कार्यों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं से है। यदि व्यक्ति के कार्य अच्छे हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं, और व्यक्ति के कार्य अच्छे नहीं हैं तो उसे पसंद नहीं किया जाता है। तो व्यक्तित्व के 3 पहलू बताए गए हैं। पहला है क्रियात्मक पहलू, जिसमें मानव की क्रियाओं से संबंध होता है, जिसके अंतर्गत भावुकता, शांति, मानसिक श्रेष्ठता आदि व्यक्त करती हैं। दूसरा है सामाजिक पहलू, जैसा कि नाम से ही प्रतीत है सामाजिक पहलू। तो व्यक्तित्व के इस पहलू का संबंध मानव द्वारा दूसरे लोगों पर डाले जाने वाला सामाजिक प्रभाव होता है। इसमें उन सभी बातों का समावेश होता है जिसके कारण मानव दूसरे पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। तीसरा है कारण संबंधी पहलू। इसके अंतर्गत मानव के सामाजिक व असामाजिक कार्यों को अंतर्निहित किया गया है। अगर मानव अच्छे कार्य करेगा तो दूसरे लोग उसे पसंद करेंगे, और अगर अच्छे कार्य नहीं करेगा तो उसे पसंद नहीं करेंगे। व्यक्तित्व के अन्य पहलू हैं दूसरों पर हमारा प्रभाव, हमारे जीवन में होने वाले बातों और घटनाओं का हम पर प्रभाव, हमारे गंभीर विचार, भावनाएं, अभिवृत्तियां आदि। एक हमने बताया था क्रियात्मक पहलू, दूसरा था सामाजिक पहलू, तीसरा था कारण संबंधी पहलू। इसी सीक्वेंस में अन्य पहलू बताए गए हैं कि दूसरों पर हमारा किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और हमारा दूसरों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, हमारे गंभीर विचार, भावनाएं आदि। गैरीसन तथा अन्य ने लिखा है कि ये सभी पहलू महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु इनमें से कोई एक या सम्मिलित रूप से सब पूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन नहीं करते हैं। व्यक्तित्व इन सब का और इनसे भी अधिक का योग होता है। यह संपूर्ण मानव है। व्यक्तित्व के ये पहलू उसके विभिन्न गुणों तथा पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। ये पक्ष व्यक्तित्व के संगठनात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। अर्थात व्यक्तित्व में कोई एक निश्चित गुण या सीमा व्यक्तित्व निर्धारण की नहीं होती है, उसमें विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।